अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, पेट्रोल की कीमतों का अब रोजाना की बुनियाद पे तयन होगा, यानी हुकूमत ये फैसला करेगी रोज के पेट्रोल की क्या कीमत है। ओगरा की वेबसाइट के ऊपर उसको जारी किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के जो तोहफे हुकूमत आवाम को दे रही है वो तो आपके सामने है, लेकिन अब ये नया तोहफा दिया गया है, यानी रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे जा सकेगी। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये बड़ा विजनरी किस्म का फैसला है। कल दो वज़रा ने वहां पे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की और सबको बताया जनाब के कैसे आने वाली नस्लें जो हैं वो देखेंगी, इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचेंगी। भाई जो मौजूदा नस्लें हैं आप इनको जिंदा छोड़ेंगे तो आने वाली नस्लें आके कोई आपकी कारकर्दगी देखेंगी। इस वक्त जो महंगाई की हालत हो चुकी है, इस वक्त जो आम बंदे की हालत है वो सबके सामने है। पिछले ब्लॉग के अंदर भी मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे यहाँ पे खुदकुशियां हो रही हैं, कैसे मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत तो जो ऊपर नीचे जाती है, जो इस हुकूमत ने तोहफे दिए वो आपके सामने है। अब ये एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाने की तमाम वो चीजें मौजूद हैं जो स्मूथली इसको आप बाहर निकाल सकेंगे, स्मूथली आप इसको रन कर सकेंगे? अच्छा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये होता है। यूरोपियन ममालिक में मैंने खुद देखा है कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर 80 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है तो दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर हो सकता है 75 रुपए का मिल रहा हो, और रोजाना की बुनियाद पर कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं, लेकिन वहां पे कोई मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। यहाँ पे पेट्रोल पंपों पे रोज लड़ाइयां होंगी। मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल पंप्स वाले इसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे और हुकूमत के इस फैसले को वो मानेंगे। तो यहाँ पे वो तो मैकेनिज्म ही नहीं है। और पहले ये कहते थे कि जी वो पेट्रोल आ रहा है तो अभी वो पहले वाला आया नहीं तो लिहाजा हम सस्ता नहीं कर सकते। जब इन्होंने महंगा करना होता है तो फौरन महंगा कर देते हैं। जब सस्ता करने की बारी आती है तो कहते नहीं जनाब वो भी तो ये है तो अभी वो है, जो पेट्रोल की हमारी कंपनियां हैं वो दिवालिया हो जाएंगी। अरबों रुपया उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। कल भी फरक सलीम साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि किस ऑयल कंपनी ने कितने अरब रुपया कमाया, और अवाम की जो हालत है वो आपके सामने है। तो यहाँ पे इस तरह का मैकेनिज्म क्या चल सकेगा? मुझे नहीं लगता। इसमें बड़ी दुश्वारी पेश आएगी और आप देखेंगे कि इधर मसला बनेगा उधर मसला बनेगा। हुकूमत ये कह रही है जी रोजाना की बुनियाद पे जो वेबसाइट है उसके ऊपर ओगरा लगा देगा कीमत, और फिर क्या सारे पेट्रोल पंप जो मालिकान है उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लोग कहेंगे जी वेबसाइट पे ये लगा हुआ है उधर ये लगा हुआ है, रोज पेट्रोल पंपों पे नया मसला बनेगा। तो ये एक ऐसा फैसला है जो बुनियादी तौर पर यह दिखाता है कि इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये सब कुछ करके इन्होंने देख लिया, बातें कर ली, बड़े बड़े दावे कर लिए, लेकिन हकीकत यह है कि इकॉनमी इनसे संभली नहीं। ये अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। ये किताबों के ऊपर बैठ के, पावर पॉइंट्स के ऊपर बैठ के हुकूमत चला रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हैं। किताब के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर तो हो सकता है कि ये फैसला बड़ा शानदार लगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना जो है वो आसान नहीं होगा। जिन ममालिक से आप ये ले रहे हैं कि जी वहां पे ऐसा होता है, वहां पे पूरा एक मैकेनिज्म होता है, वहां पे डिफरेंट तरीके से चीजों को डील किया जाता है, वहां की हुकूमतें जो हैं वो थोड़ी सी नाअहल होती हैं। हमारी हुकूमत ज्यादा अहल है, तो मेरे ख्याल में इनको कोई बेहतर फैसला करना चाहिए था। दूसरी जो खबर है वो आजाद कश्मीर से है। अब ये वाहिद हुक्मरान है पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत में बैठे हुए ऑपोजिशन की तरह बातें करते हैं। बिलावल ने वहां पे जाके कहा है कि भाई आपने आबनाए हुर्मुज खुलवा दी है तो आप कश्मीर भी खुलवाएं। ये डडियाल के करीब कहीं पे वो जलसे से खिताब कर रहे थे। भाई कश्मीर में इसको क्या यूगोस्लाविया की हुकूमत है, या कश्मीर का जो वजीर आजम है वो चाहत फतेह अली खान साहब है? भाई फैसल राठौर आपका वजीर आजम है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। साथ बिलावल ने यह भी कहा कि यह कैसी नाइंसाफी है कि आजाद कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की हुई है। तो भाई वो किसने बंद की हुई है? यूगोस्लाविया ने बंद की हुई है। हुकूमत आपकी है, आप खोलें उसको। अब हालत देखें कि वहां पे इनकी हुकूमत है, लेकिन ये कश्मीरियों को खुदा ना खास्ता कोई बेशऊर समझते हैं कि उधर जाके ये कश्मीरियों को ये स्टोरी सुना रहे हैं। कश्मीरी क्या बेवकूफ है? उनको नहीं पता कि आपकी हुकूमत है, आपका वजीर आजम है, आप लोगों ने बंद किया हुआ है सब कुछ, आप उसको खोलते क्यों नहीं है? और वहां पे वो जाके कह रहे हैं जनाब के आपने हुर्मुज खुलवा दिया है तो कश्मीर भी खुलवाएं। तो भाई वो तो आपने खुलवानी है। अगर किसी की पार्टी को या किसी तंजीम को कालादम करार दिया है वो तो आजाद कश्मीर की हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाला है, हुकूमत आपकी है, तो आप किसको ये बता रहे हैं, किससे ये मुतालबा कर रहे हैं? मेरी समझ से तो बालातर है। साथ बता भी दिया करें ना कि किससे मुतालबा कर रहे हैं। चाहत फतेह अली खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं या यूगोस्लाविया की हुकूमत से कर रहे हैं, ताकि हम उनको जाके कहें कि जी आजाद कश्मीर की हुकूमत कह रही है कि आपने ये बंद किया हुआ तो आप ये खुलवा दें। ऐसे जो है ये हुक्मरान है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और आजाद कश्मीर में भी इनकी हुक्मरानी है, बल्कि हुक्मरानी इन्होंने हर जगह पे ले ली है, जिम्मेदारी नहीं लेते। गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह पे हुकूमत है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो कोई और है।
अच्छा जी, मौलाना का और हुकूमत का वो जो इस वक्त थोड़ा सा इख्तलाफ है वो चल ही रहा है, बल्कि कल मौलाना के भाई ने कहा है कि भाई आप में से अगर किसी को जुर्रत है तो दें मौलाना पे पर्चा। कल ये बात जनाब मौलाना अताउर रहमान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा जी जुर्रत है तो दें आप पर्चा मौलाना के ऊपर। क्या है, इधर से बयानात दिलवा रहे हैं, उधर से बयानात दिलवा रहे हैं। कल नजम सेठी साहब भी कह रहे थे कि भाई वो मौलाना के साथ जो हुकूमत का रवैया है, हुकूमत को अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, इसलिए कि कुछ मौलाना के भी तहफुजात हैं। वो भी ये सोचते हैं कि भाई फॉर्म 47 में जो कुछ हुआ उसके अंदर भी हमारे साथ सोतेलुन जैसा सलूक किया गया। अगर फॉर्म 47 हर जगह पे चल गया तो जिधर हम थे वहां पे भी चल जाना चाहिए था। ये नजम सेठी साहब ने कल अपने प्रोग्राम में कहा, और उन्होंने कहा कि अगर ये मामला आगे चलेगा तो यकीनन इससे ज्यादा तलखी पैदा होगी और मौलाना को इस हुकूमत का हिस्सा बना लेना चाहिए और उनका जो भी शेयर है उनको देना चाहिए। ये बात कल नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर कही, और उन्होंने कहा कि अब ये सूट नहीं करता सिस्टम को कि मौलाना के साथ ज्यादा लड़ाई ली जाए। लेकिन जो मौलाना की जमात है वो तो किसी तरीके से भी एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इधर से हुकूमत की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो आगे से कह रहे हैं नहीं भाई हमने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो मौलाना की तकरीर का एक हिस्सा था जिसका मैंने आपको पहले भी कहा कि उसके ऊपर एतराज हो सकता है, और मैंने पहले भी कहा था बड़ा रिग्रेटेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। कोई भी शख्स पैसों के लिए अपनी जान इस तरह नहीं देता। आप किसी को करोड़ों रुपया दे दें, क्या वो अपनी जान देगा? तो जो लोग इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए जान देते हैं, उनके बारे में बयान देते हुए, बात करते हुए हमें थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा हमें जो है उसमें केयर करनी चाहिए। लेकिन मौलाना की तकरीर के बाकी भी बहुत सारे जो पहलू थे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आप इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात कर सकते हैं, सियासतदानों के किरदार पे बात कर सकते हैं, अदलिया के किरदार पे बात कर सकते हैं, पर ये जो मसला है मौलाना के साथ इख्तलाफ वाला, लगता ये है कि ये जो है अभी तक हल नहीं हुआ। और हुकूमत ने मौलाना को दबाने की कोशिश की है, लेकिन मौलाना आगे से दब नहीं रहे, और वो आगे से ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आपको इतनी ज्यादा, आपको इतना मसला है, आपको इतनी ज्यादा इशू है इस चीज से, तो आपको जुर्रत है तो दें आप मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर पर्चा और करें उनको गिरफ्तार। अगली स्टोरी, लाहौर में गैर मुल्की ख्वातीन का मुबैना अगवा और ज्यादती का केस, जिसमें रजा डार जो हैं वो भी मुलजिम हैं अगवा के केस में। उसके अलावा ख्वातीन के साथ ज्यादती का इल्ज़ाम भी है, उसमें भी कुछ लोग गिरफ्तार हैं। और ये जो सारा केस चल रहा है, पहले तो मीडिया इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करता रहा, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही। अब मसला ये है कि इस केस के अंदर जो मरकजी मुलजिम है रजा डार, वो नायब वज़ीर आज़म का नवासा है, और नायब वज़ीर आज़म साहब जो हैं अभी भी अपने ओहदे पे बैठे में। अली डार साहब का भी उसमें जो है आपको पता है कि नाम आया कि अली डार साहब ने उसको पकड़वाया है। अली डार साहब से पुलिस ने रब्ता किया, बल्कि पुलिस ने खुद बताया कि हमारा उनसे रब्ता हुआ, और वो लड़का भी ये कहता रहा, उन लड़कियों ने ये बताया कि वो लड़का ये कहता है कि जी मैं अली डार का बेटा हूँ। एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ उसने हमें अपनी तस्वीर वगैरह भी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात अपने ओहदों पर उसी तरह काम कर रही हैं। तो ये एक था, इसमें एक थोड़ा सा खदशा था कि क्या तफ्तीश आगे चलेगी, क्या कोई सियासी दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। मुझे नहीं पता कि फिलहाल कोई ऐसी सिचुएशन है या नहीं है, लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि मीडिया ने शुरू में जितनी दिलचस्पी इस पर दिखाई, उसके बाद फिर दोबारा इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हुई। अब किसी टीवी चैनल पे कहीं पे भी कोई ज्यादा इस पे बात नहीं हो रही। बस किसी दिन आ जाती है अखबार में खबर कि अब ये रिमांड हो गया, वो हो गया। अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि जो 4 इसमें मुल्जिमान हैं, लाहौर कोर्ट सेंड 4 सस्पेक्ट्स ऑन 14-day जुडिशल रिमांड, यानी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पे 4 मुल्जिमान को भेज दिया गया है। अब देखते हैं जनाब कि ये केस आगे किस तरह चलता है। और इसके अंदर मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी पुलिस ने भी जिक्र किया कि पैसे का लेन देन का चक्कर है, कोई डॉलर्स वगैरह उन्होंने मुतालबा किया, बल्कि $1.5 मिलियन की बात हुई कि जी इतना डॉलर का वो मुतालबा कर रहे थे। कुछ डॉलर्स वगैरह ट्रांसफर वगैरह भी किए गए, वो पैसा भी अभी बरामद करना है। पिछली दफा भी अदालत में तफ्तीशी ने ये बताया था। तो इसका जो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है इस मुकदमे का, क्या उसकी कोई जांच पड़ताल की जा रही है? रजा डार के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे ये पैसा लगाया गया, किसका ये पैसा था, क्रिप्टो में कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, क्या ये जो ख्वातीन हैं ये इनको किसी प्रोटोकॉल के जरिए पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया, किसने इनके वीजे लगवाए, कौन इनको एयरपोर्ट पे लेने गया, और पैसा जो है किसका है, जो मनी ट्रेल है उसको क्या फॉलो किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो रही है। पुलिस अफसर से एक मेरी बात हुई थी, सीनियर पुलिस अफसर लाहौर के, तो उन्होंने ये कहा था कि ये चीजें हमारे मैंडेट में नहीं है,
ہم تو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، باقی پیسہ کہاں سے آیا، یہ ہوا وہ اگر کوئی اور ادارہ، کوئی اور جو متعلقہ ادارہ اس پہ تفتیش کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ہمارا تو مین مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا ہینیس قسم کا کرائم ہے، اور ہم اس کو میرٹ پہ تفتیش کریں گے اس کی، اور میرٹ کے اوپر ہم مقدمے کو آگے لے کے چلیں گے، اور کسی قسم کا کوئی پریشر برداشت نہیں کریں گے۔ اور آپ نے ابھی تک دیکھا ہے کہ ہم نے کوئی پریشر برداشت نہیں کیا، لیکن وہ ٹھیک ہے، یہ لاہور پولیس کہہ سکتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا کوشچن یہ بھی ہے کہ سی سی ڈی کدھر ہے؟ چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے، کسی خاتون کو کوئی ہاتھ لگا کے چلا جائے تو کہتے ہیں جی وہ ہاف فرائی ہو گیا، اس کے نیفے میں پستول چل گیا۔ تو یہاں پہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ ہو گیا، پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہو گئی۔ اور ویسے بھی کرائم جو ہے، مبینہ کرائم بہت بڑا ہے، لیکن سی سی ڈی نے اس کے اوپر کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ کیوں نہیں دکھائی؟ کیونکہ وزیر اعظم یعنی نائب جو وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب، ان کا نواسہ اس میں شامل ہے۔ یہ وہ الزام ہے جو لگ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے نہیں جی یہ الزام درست نہیں ہے۔ ادارے کہتے ہیں کیونکہ یہ کیس ہم نے اس طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور ہم بہترین طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ جو بھی اس کی اپڈیٹس ہوں گی، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ اچھا جی، آزاد کشمیر میں جو معاملات ہیں فی الحال تو ویسے ہی چل رہے ہیں۔ کل سردار تنویر الیاس صاحب نے بھی وہاں پہ جانے کی کوشش کی، لیکن ان کے قافلے پہ کوئی مبینہ طور پہ فائرنگ وغیرہ ہوئی اور وہ نہیں جا سکے۔ بعد میں انہوں نے میڈیا وغیرہ سے بھی بات کی، ایک ویڈیو بھی میں دیکھ رہا تھا جس میں غالباً وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ حکومت کو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک معاملہ ایسا ہے کہ کشمیر کا ایک بڑا ایریا جو ہے وہاں پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور ابھی بھی یہ چیزیں حتمی نہیں ہیں کہ پورے کشمیر کے اندر صحیح طریقے سے الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اب تک جس طریقے سے حکومت نے اس کو ہینڈل کیا ہے اس میں تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری کمیاں ہیں۔ اور بلاول کا یہ جو بیان ہے کہ بھائی آپ نائے ہرمز آپ نے کھلوائی ہے تو اس کو بھی کھلوائیں، تو بھائی حکومت تو ان کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمرانوں نے تو اپنے ہاتھ جھاڑ لیے ہیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس کوئی اور ہی آ کے سنبھالے، کوئی اور ہی آ کے چیزوں کو دیکھے۔ لیکن عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے، عوام کو پتہ ہے کہ کس کے ہاتھ میں چیزیں، عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کتنے پروٹوکول اور کتنی وزارتیں اور کیسے فنڈز وغیرہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری یہ جو ہے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی کشمیر کے اندر جو احتجاج والی صورتحال ہے وہ ویسے ہی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ جائیں گے، وہ بھی کوئی جلسہ وغیرہ کریں گے، اور غالباً اگلے ہفتے انہوں نے بھی وہاں پہ جانا ہے۔ تو کیا وقت پر وہاں پہ انتخابات ہو جائیں گے؟ سارے علاقوں میں اس وقت جو پوزیشن ہے اس کے مطابق تو مجھے نہیں لگتا کہ تمام علاقوں میں انتخابات ہو سکیں گے۔ اب حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب جہاں پہ یہ سارے مسائل چل رہے ہیں، یورپی یونین کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اس میں جو انسانی حقوق، آزادی رائے، میڈیا کی آزادیاں، اس کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس سے جوڑ کے اس کو پیش کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان انجوائے کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو یورپی یونین کی منڈی کے اندر بڑی اچھی ڈیلز مل جاتی ہیں، کیونکہ ان کو رعایت ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان سے سامان خریدیں گے، مثال کے طور پہ آپ برسلز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے آپ ایک کنٹینر منگوا رہے ہیں ٹیکسٹائل کا، اور وہ کنٹینر ہے لیٹ سے $1,00,000 کا، تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ صرف $1,000 جو ہے وہ ٹیکس لگے، اور وہی کنٹینر اگر آپ چائنا سے منگوائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر $10,000 ٹیکس لگے۔ یعنی جو چائنا سے منگوائے گا اس کو $10,000 ایکسٹرا دینے پڑیں گے، جو پاکستان سے منگوائے گا اس کو صرف $1,000 دینا پڑے گا، تو لہٰذا اس کو سستا پروڈکٹ ملے گا تو وہ پاکستان سے منگوائے گا اور آگے سے بہترین منافع اپنے لیے کمائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو انسینٹیو ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کا، وہ پاکستانی جو تاجر ہیں، پاکستانی ایکسپورٹرز ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک پاکستان کے اندر اچھی بھلی رقم جو ہے وہاں سے آتی ہے زر مبادلہ کی شکل میں۔ لیکن یہ جو جی ایس پی پلس ہے یہ ایک کنونشن ہے بنیادی طور پہ، جس کو آپ نے اڈھیر کرنا ہوتا ہے۔ مختلف شرائط ہیں جس میں بہت ساری چیزیں انسانی حقوق سے لنکڈ ہیں، اس میں مائنورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو آپ کے ونریبل سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، چاہے وہ خواتین ہو جائیں، مائنورٹیز ہو جائیں، چاہے وہ میڈیا ہو جائے، شخصی آزادیاں ہو جائیں، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے یہ جو حالیہ رپورٹ آئی ہے یورپی یونین کی، اس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اور اگر حکومت اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کرے گی، اس کو نہیں دیکھے گی، تو عین ممکن ہے کہ یہ جو سٹیٹس ہے پاکستان کا وہ خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ انشاءاللہ خطرے میں نہیں پڑے گا، ہماری امید تو یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ بہتر چلتا رہے گا، کیونکہ اوورآل اس سے پاکستان کی اکانومی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ابھی تک کوئی آفیشیل رسپانس اس رپورٹ کا میں نے حکومت کی طرف سے نہیں دیکھا۔ شاید اگر کوئی آیا ہے تو میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن جو اس رپورٹ کے اندر چیزیں ہیں
وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومت کو ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور اس رپورٹ کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آخری خبر برطانیہ سے، برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اگلے ہفتے منتخب ہو جائیں گے۔ اینڈی برنم صاحب، وہ ویسے سیٹ تو اپنی جیت چکے ہیں، کیئر سٹارمر صاحب جا رہے ہیں، وہ میرے خیال میں اب پالیٹکس سے بھی شاید علیحدہ ہو جائیں، اور اینڈی برنم صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اور لگتا ایسے ہے کہ یہ جو پیر یعنی آنے والا پیر کا روز ہے، اس روز برطانوی پارلیمنٹ جو ہے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی، اور اینڈی برنم جو ہیں وہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔